अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। आज सानिया मोटरवे ज़्यादती केस का 22वां दिन है। आज बेहिसी का 22वां दिन है, शर्मिंदगी का 22वां दिन है, जुल्म बर्बरियत का 22वां दिन है, नाअहली और नालायकी का 22वां दिन है, नाइंसाफ़ी पर मातम का 22वां दिन है, इंसाफ की दुहाई का 22वां दिन है, हुकूमत की नाकामी का 22वां दिन है, CCPO की शानदार कारकर्दगी और बदतरीन अंदाजों का 22वां दिन है। मुजरिम आज़ाद है उस्मान बुज़दार साहब, आज 22वां दिन है। और ये 22 दिन उस वक्त मुझे अजियत ज़्यादा लगे जब खातून ने कहा आज 22 दिन हो गए हैं, बताएं मुजरिम पकड़ा गया। आज मुतासिरा खातून और उनकी फैमिली से मेरी बात हुई है। खातून और बच्चे आज 22वें दिन भी उसी अजियत और उसी तकलीफ़ में हैं जिस दरिंदगी का शिकार वो उस बदकिस्मत रात हुए थे। गौर से सुनिएगा वज़ीर आला साहब, मुतासिरा खातून और उसकी फैमिली आप पर, आपकी पुलिस पर ज़रा भरोसा नहीं करते। कहते हैं अगर कुछ करना होता, पुलिस ने, हुकूमत ने कुछ करना होता या कुछ करना चाहती, मुजरिम को पकड़ना होता तो पहले दिन ही पकड़ लिया होता। आज 22 दिन गुजर जाने के बाद ये ख्याल सिर्फ मुतासिरा खातून या उनकी फैमिली का नहीं है। मैं भी आज यही कहती हूँ कि आपकी पुलिस इस काबिल ही नहीं लगती, आपका निज़ाम कुछ कर ही नहीं सकता या फिर कुछ करना नहीं चाहता। CCPO लाहौर, आप 56 बरस के हो गए हैं, कई दिहाइयों का आपका तजर्बा, लेकिन आपके बयानात से बचपना और गैर संजीदगी जाहिर होती है, इमेच्योरिटी का एहसास होता है। ये मेरी नहीं, मुतासिरा खातून की भी राय है। आपके किरदार से मुतासिरा खातून, उनकी फैमिली इतनी नाला है, कहते हैं जिनको केस डिटेल्स नहीं मालूम, मुजरिम का नाम नहीं पता, वो केस स्टडी के बजाय मुतासिरा खातून की ज़ात को मुसलसल तज़हीक का निशाना बना रहे हैं, पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। मुतासिरा खातून इतनी मायूस है नाज़रीन के फ़िलहाल पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाने का कोई इरादा नहीं रखती। खातून तमाम पाकिस्तानियों के लिए कहती हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत प्यारे लोग हैं जो मेरे इस गम में मेरे साथ खड़े हैं। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हुकूमत पर इतना प्रेशर डालें कि दरिंदे को पकड़ा जाए, उसे सरेआम फांसी दी जाए। वो वज़ीर आज़म की सज़ाओं की तजावीज़ से भी इत्तेफाक नहीं कर रही हैं। कहती हैं कि उस अमल से तो जहनी और नफ्सियाती मसाइल और बढ़ेंगे, जराइम और दरिंदगी के वाक़यात में इजाफा होगा। ऐसे वाक़यात को रोकने का सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद हल ये है कि मुजरिमों को सरेआम लटकाया जाए। एक रिक्वेस्ट और, मुतासिरा खातून, उनकी फैमिली और वो 2 लोग जो मदद के लिए वहाँ पहुँचे थे, वो कह रहे हैं कि आसपास के लोग, सोशल मीडिया पर कुछ लोग CCPO साहब जैसी सोच रखते हैं, मुसलसल हमारी किरदार कुशी की जा रही है, कुछ रहम करें और हमारे दुख को समझने की कोशिश करें। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि अगर हम किसी की तकलीफ़ को कम नहीं कर सकते तो बढ़ाने में तो कम से कम अपना किरदार अदा ना करें। दीन इस्लाम, इंसानियत, शराफत, अखलाकियात का हम सबसे यही तो तकाजा है। उम्मीद है कि मेरी सानहे का शिकार बहन के लिए अब कोई तकलीफ़ दे बात नहीं करेगा, लेकिन मैं ये 22 दिन और इसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे याद दिलाती रहूँगी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि बरतानवी हुकूमत की मदद से नवाज़ शरीफ को हर सूरत वापस लाएंगे। वो बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से भागें, अदालतों के सामने पेश होना होगा, किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म साहब ने आज एक बार फिर ये वाज़ेह किया है, मियाँ साहब को वापस लाने के लिए आइनी ऑप्शंस पर गौर के लिए सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल सियासी कमेटी बना दी गई है जो अपोजिशन की तहरीक समेत तमाम सियासी मामलात को भी देखेगी। साथ ही नाज़रीन आज PDM के पहले इजलास में अपोजिशन ने भी स्टीयरिंग कमेटी बना दी है। हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ 11 अक्टूबर को कोयटा में जलसे से किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी थी वो आज मंजूर हुई, उसके नाम आपको दे दिए जाएंगे। 11 अक्टूबर को कोयटा में PDM का पहला जलसा होगा। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में जो हैं वो PDM के मरकज़ी जलसे होंगे। इसके अलावा और शहरों में भी छोटे जलसे हो सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक है उसका आगाज़ इंशाअल्लाह होगा और ये तहरीक बढ़ती जाएगी। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि आज नैब ने शहबाज शरीफ का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया है।
उनके अहले खाना भी मुश्किल में आ गए। अदालत ने अहलिया और बेटी को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नैब की किसी गवाह ने उनका नाम भी नहीं लिया। नैब वाले सब कुछ जानते हैं लेकिन घुन्ने बने हुए हैं। नून लीग का मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी APC के फैसलों की वजह से हुई है। हुकूमत APC को मफलूज और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर असरअंदाज होना चाहती है। सवाल ये कि नैब से परेशान अपोजिशन क्या बड़े इज्तिमा कर पाएगी? क्या गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर पाएगा? इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने पार्टी रहनुमाओं के लिए सर्कुलर जारी किया है कि कोई पार्टी मेंबर किसी इदारे से मुलाकात नहीं करेगा। ज़रूरी मुलाकात के लिए पार्टी कायद से पेशगी इजाज़त ली जाए। ये भी कहा गया है कि नेक नियति से की गई मुलाकातों को तनाज़ात का शिकार किया गया है। क्या नाज़रीन, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अब नून लीग ने मफाहमत के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं? इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद होंगे। उनकी जानिब जाएंगे और उनसे मालूम करने की कोशिश करेंगे कि अब आगे होने क्या जा रहा है, हुकूमत का रिएक्शन क्या होगा अगर 11 अक्टूबर से मामला अपोजिशन के आगाज़ होता है इसका, और अपोजिशन का रिएक्शन क्या होगा। हैदर वहीद साहब सबसे पहले मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक जानिब 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड शहबाज शरीफ साहब का हासिल कर लिया है नैब ने, दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़े बबांगे दहल बयानात दिए जा रहे हैं। यानी एक तरफ ये तासुर मिल रहा है कि शायद अपोजिशन के कदम को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और दूसरी जानिब अपोजिशन ये मैसेज दे रही है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। 11 अक्टूबर से मस्तकलंदर। जी, जिस तरह मरियम नवाज ने कहा था कि शहबाज शरीफ के अरेस्ट से शिद्दत आएगी, लीडरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और अब भी वही क़यादत करेंगे, और अब तो डायरेक्टली करेंगे। और जो एक बयानिया था अपीजमेंट का, मफाहमत का, उसको ठेस ही नहीं, उसको शिकस्त हुई है। और लिहाजा ये हुकूमत की तरफ से जो सियासत मैंने देखी है, मैं उसको सीरियसली क्वेश्चन करूंगा कि आया कि वो क्यों चाहते थे और क्यों चाहा उन्होंने कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं और उनकी सोच जो है वो यहाँ ख़त्म हो जाए और मरियम नवाज की सोच जो है वो ऊपर आ जाए। ये मेरे ख्याल से PML नून के लिए तो शायद बहुत अच्छा हो गया, लेकिन हुकूमत के लिए मैं इसको बहुत अच्छी और खुशाइन बात नहीं देखता। तो आपकी जहाँ तक बात है शहबाज शरीफ साहब की, देखें उनकी तफ्तीश जो है वो पहले ही हो चुकी है, रेफरेंस फाइल हो चुका है। इस बुनियाद पे अमूमन बेल भी वैसे तो मिल जाती है, बहरहाल एक फैसला अब आ चुका है। और ये जिस्मानी रिमांड का तो बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि रिमांड तो दिया जाता है ताकि तफ्तीश की जा सके अक्यूज से। अब जहाँ रेफरेंस फाइल हो चुका है, या तो वो कोई ठोस जो है बात बताएं कि क्या एक इजाफी रेफरेंस में कोई इजाफी चीजें ऐड होने जा रही हैं, या कोई नई चीजें पस मंजर में आई हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जिस्मानी रिमांड या तफ्तीश में उनकी जरूरत है। जबकि ऐसा नहीं, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा मेरे लिए मुश्किल है समझना एज ए लॉयर के जिस्मानी रिमांड क्यों दिया गया है। ठीक है सर, मजीद भी इस पर हम आगे डिस्कशन करते हैं, लेकिन नाज़रीन ये देखिएगा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब कल गिरफ्तार हुए हैं और आज एहतसाब अदालत में खुद दलाइल देते हुए फरमाया कि उनके पास तो अपना कुछ है ही नहीं, सब वालिद साहब का दिया हुआ है, वही बच्चों को मुंतकिल हो गया है, और बच्चों के असासे का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मियां नवाज शरीफ भी ऐवान में मनी ट्रेल वालिद साहब के दुबई वाली मिल से लंदन के फ्लैट तक ले जाते थे। जरा ये सुनिए, याद कीजिए। स्टील मिल लगाई जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फ़रोख्त हुई। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। ये कैसी नाज़रीन बाकमाल जायदाद है जो दुबई से लंदन तक फैली हुई है, मगर जब सवाल किया जाता है, पूछा जाता है, तो कहा जाता है कि हमारा तो कुछ है ही नहीं। क्या इस तरह बच्चों के जिंदा होते हुए दादा विरासत पोतों को मुंतकिल कर सकता है? इस पे ज़रा कानूनी नुक्ता नज़र जान लेते हैं ना। खालिद अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, ऐसा हो सकता है सर कि बच्चे हयात हों और दादा जो प्रॉपर्टी अपनी मुंतकिल करे वो डायरेक्ट पोतों को कर दे? लेकिन ये किसी शख्स की भी जो प्रॉपर्टी है वो उसको उसका इख्तियार है, वो उसको बेच भी सकता है, वो उसको मुंतकिल कर सकता है, उसको किसी को हिबा कर सकता है, तोहफे में दे सकता है, गिफ्ट कर सकता है।
और उसको गिरवी रख सकता है। ये सारे इख्तियारात उसकी ज़िंदगी में उसके पास होते हैं। और अगर अपनी ज़िंदगी में मियाँ शरीफ साहब ने अपने पोते को दिया या किसी गैर को दिया या किसी को खैरात कर दिया, ये उनका इख्तियार बहरहाल था। लेकिन यहाँ सवाल इस बात का होगा कि क्या मियाँ शरीफ साहब की वो जो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है वो कहीं रिकॉर्ड पे है, महकमा माल के कागजात में उन्होंने कहीं अपने नाम से वो चीज़ मुंतकिल की है अपने पोतों को। कानूनी तौर पे इसमें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि वो जो मामला जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं वो विरासत का होता है। और विरासत उस वक्त होती है जिस वक्त कोई शख्स फौत हो जाता है, और उसमें भी वो एक मखसूस हिस्सा उसका जो 1/3 है वो उसकी वसीयत कर सकता है। लेकिन उसमें भी फिर आगे ऐसे डिस्प्यूट्स मौजूद हैं कि क्या वो जो वरसा हैं उनको उनमें से किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो अपनी वसीयत के ज़रिए वसीयत को इस्तेमाल कर सकता है। ये इस पर भी कदगन है। लेकिन अगर वो उन्होंने किसी के नाम मुंतकिल किया है, गिफ्ट किया है किसी को, उसका मियाँ शरीफ साहब को इख्तियार था अपनी ज़िंदगी में। जब वो मालिक थे तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पाबंद हो इस बात के कि वो जो वरसा हैं खाली उन्हीं तक ये मामला जाएगा। अलबत्ता इस चीज़ को साबित करना ज़रूरी होगा। असल में इस मामले में थोड़ी सी जो शुकूक व शुबहात उभर रहे हैं वो एवन फील्ड के जो फ्लैट्स थे उनके हवाले से हैं, क्योंकि वहाँ पे भी यही क्लेम किया गया था कि हुसैन नवाज़ को जो है वो फ्लैट्स मुंतकिल जो हुए हैं वो मियाँ शरीफ साहब की एक इन्वेस्टमेंट थी, और वो कतर की एक फैमिली के पास उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और उससे चलते चलते उन्होंने एक ब्लैंक पेपर पे वो लिख के दिया था जो कि काबिल कबूल ऐसी चीज़ नहीं थी। अच्छा, ये मामला तो था बैरून मुल्क का, उसमें कतर इन्वॉल्व है, उसमें दुबई इन्वॉल्व है, उसमें लंदन इन्वॉल्व है, और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आने तो चाहिए थे, नहीं आए, एक अलग बात है। लेकिन ये जो कुछ असासे यहाँ पे हैं जिनका तज़किरा किया जा रहा है और जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के रेफरेंस में जिनका तज़किरा किया गया है, वो ऐसी जायदादें या ऐसे शेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो उनका यकीनी तौर पे यहाँ के जो कागजात माल हैं उसमें कहीं रिकॉर्ड मौजूद होगा। अगर वो इस बात को साबित कर देते हैं कि मियाँ शरीफ साहब ने अपने पोतों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को या शहबाज शरीफ साहब की बेटियों को ये चीज़ मुंतकिल की थी, तो मैं समझता हूँ कि फिर नैब का कोई केस नहीं रहता। लेकिन अगर वो ये साबित नहीं कर सकते तो फिर जो नैब का आर्डिनेंस है उसके तहत जो अवामी ओहदेदार है उसके जो कराबतदार हैं उनके नाम पे जो जायदादें हैं उसके बारे में ये डाउट करना, नैब का कानून उसमें गुंजाइश मौजूद है कि वो ये कहे कि इनके अपने ज़राए तो कोई नहीं थे, और वो जो अवामी ओहदेदार है उसने कहीं से इसको हासिल करके इनको दिया, और वो असासे एक तरह से उस अवामी ओहदेदार ही के समझे जाते हैं। तो ये एक थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जिसमें नैब ने जो एक एलिगेशन लगाया है उसको रेफ्यूट करना, जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है उसके मुताबिक नैब का लॉ जो है उसके तहत ये जिम्मेदारी अब शहबाज शरीफ साहब की है कि वो ये साबित करें कि उनके जो बच्चे हैं उनके नाम वो जो असासे जिस तरह से उनका क्लेम है कि उनके वालिद साहब ने उनको दिए थे, उनको राइट था, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन, इसकी मनी ट्रेल जो है वो उनको देना होगी और कागजात माल से दस्तावेजात से के जरिए साबित करना होगा। ठीक है, एहसन इकबाल साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून से। बहुत सर आपके वक्त सर ऐसी खबरें आ रही हैं शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद अब तमाम मामलात को मरियम नवाज साहिबा देखेंगी, पार्टी की जो मीटिंग्स हुआ करेंगी उसे चेयर मरियम नवाज साहिबा करेंगी। सर ये दुरुस्त है? ऐसी तो अभी कोई फैसला नहीं है। पार्टी के जो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद अब हमारी जो डे टू डे रहनुमाई है हम वो अपने कायद जनाब नवाज शरीफ साहब से लेंगे, क्योंकि वो भी हमें दस्तयाब हैं और शहबाज शरीफ साहब हिरासत में होने की वजह से अब मुमकिन नहीं होगा कि उनसे रब्ता रखा जा सके। और बाकी पार्टी की क़यादत यहाँ पर मौजूद है। सीनियर नायब सदर शाहिद काका नबासी साहब हैं, हमारे नायब सदूर भी हैं, मैं सेक्रेटरी जनरल फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ, हमारे सूबाई तंजीमें भी हैं। तो तमाम ओहदेदार अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम अपने कायद जनाब नवाज शरीफ साहब से रहनुमाई लेंगे जहाँ हमें कोई दिक्कत होगी। अच्छा सर, ये जो आपका पहला जलसा गालिबन कोयटा में होने जा रहा है 11 अक्टूबर को, तो सर यहाँ पर भी फिर मरियम नवाज साहिबा सदारत के तौर पर इस तरह से लीड नहीं करेंगी?
जी, इसमें ये पीडीएम का जलसा है। सर मैं नून लीग की तरफ से बात कर रही हूँ। जी, इसमें पीडीएम के जलसे में तमाम जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे, जिन जिन को दावत दी जाएगी। उसमें मरियम नवाज साहिबा भी शिरकत कर सकती हैं अगर उनके शेड्यूल ने इजाजत दी। तो इसी तरह दीगर जो सूबाई दारुल हुकूमत है उनके ऊपर भी जलसे होंगे और उसमें भी तमाम जो सीनियर क़यादत है मुख्तलिफ जमातों की वो शिरकत करेगी। ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद का शेड्यूल फिर क्या होगा? अभी ये एक ही जलसा आप लोगों ने किया है, उसकी बात हो रही है? क्योंकि आज मैं सुन रही थी, अभी शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे थे कि ऐसी गिरफ्तारियां हो रही हैं तो इसके बावजूद भी एपीसी के जो फैसले हुए हैं वो रुकेंगे नहीं, कदम थमेंगे नहीं। तो सर फिर आगे का लाएहमल भी तय हो गया है? आगे आप लोग करने क्या जा रहे हैं? आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास हुआ है। उसमें हमने इस नए इत्तेहाद के इंतजामी मामला पर भी गौर किया है और जैसे आपने अभी कहा कि 11 अक्टूबर को कोयटा में पहले जलसे का ऐलान किया है। अगले सोमवार को हमारी दूसरी मीटिंग होगी जिसमें हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो हमारा एहतजाजी तहरीक का अवामी मरहला है, अवामी राब्ते का, अवामी जलसों का, अवामी रैलीज का, उनके प्रोग्रामों का शेड्यूल तैयार करेंगे और फिर उनका वक्त के साथ साथ ऐलान करते रहेंगे। सर इस मीटिंग में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से भी डिस्कशन हुई है। तो सर कोई ऐसी राय आप लोगों के जहनों में है या इस पर भी गौर किया जा रहा है कि मुत्तहदा अपोजिशन एक इत्तेहाद गिलगित बल्तिस्तान के लिए बनाए जो बमुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो? सर ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई नॉन एग्जिस्टेंट है। पीटीआई का वजूद नहीं है जीपी के अंदर। वहाँ पे सिर्फ वफाकी हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए चंद इलेक्टेबल्स को हमारी जमात से तोड़ा है, दाएं बाएं से पकड़ा है और पीटीआई के उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और उनमें कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने अभी बाज़ाब्ता पीटीआई में शमूलियत का भी ऐलान नहीं किया है। तो वो सारे लोटे जैसे कि साउथ पंजाब से इन्होंने इकट्ठे किए थे, उन्हें इकट्ठा करके पीटीआई का कैंडिडेट बना दिया है। हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई का कोई इतना वजन नहीं है। वहाँ पर आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात करवाना असल चैलेंज है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर इन्होंने धांधली की और उसके खिलाफ तहरीक चली तो उससे एक बहुत अहम खित्ते के अंदर हालात बिगड़ सकते हैं जो सी पैक के लिए बहुत अहम है। और इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों की और जो चीन के दुश्मन है उनकी बहुत कोशिश है कि उस खित्ते के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो। लिहाजा हम फिर हुकूमत को मुतनब्बा करते हैं कि ये होश के नाखून ले और अपने लालच के लिए धांधली के जरिए उस खित्ते में कोई ऐसी तहरीक या ऐसी सियासी क्राइसिस या बहरान पैदा न करे जो पाकिस्तान के मफाद से टकराए। सही। एहसन इकबाल साहब, आज वज़ीर आज़म साहब ने भी सर कमेटी बना दी है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। तो सर अगर नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के इक़दामात होते हैं और उनको यहाँ पर किसी भी तरीके से लाया जाता है या एक ऑप्शन अगर गिरफ्तार भी किया जा सकता है, गिरफ्तार करके भी लाया जा सकता है, तो इसको भी क्या सर आप अपने एहतजाज का हिस्सा बनाएंगे? इस पर भी एहतजाज होगा या जो आप लोगों की मूवमेंट चलने जा रही है आगे नवाज शरीफ साहब के मामले को लेकर भी चलेंगे आगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क इलाज के लिए गए हैं। इलाज के लिए उन्हें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नहीं भेजा, पीटीआई की हुकूमत ने हर तरह से तसल्ली करके और हर तरह से तहकीकात करके कि उन्हें बाहर इलाज की जरूरत है भेजा है। लिहाजा अब उनकी वापसी का फैसला ना हुकूमत ने करना है, ना टीवी टॉक शोज ने करना है। उनकी वापसी का फैसला उनके मुआलिजीन ने करना है। जब वो मुतमईन होंगे कि अब वो सेहतयाब हैं, वो मुकम्मल तौर पे फिट हैं और ये वापस जा सकते हैं, तो वो एक दिन ज़ाय किए बगैर खुद ही जहाज में बैठ के वापस आ जाएंगे। सही। एहसन इकबाल साहब, सर मैं आपको कुछ सुनवाना चाहती हूँ, ज़रा ये सुनिएगा, फिर हम बात आगे करते हैं इस पर। एहसन इकबाल साहब, रिसेंट पास्ट का सर आपका ये बयान है, आपकी सर अभी भी यही राय है, अभी भी इसी पर कायम है? नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो उनकी ज़ाती राय थी सर? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्लिप जो किसी ने रिलीज किया है, बददियानती के साथ रिलीज किया है। मेरी पूरी बात उसमें नहीं सुनाई गई। मैंने इससे पहले ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट
स्टेट्समैन हैं। उन्होंने 3 दफा वजारत उज़्मा देखी है, 2 दफा वजारत आला देखी है, और पाकिस्तान के रियासत के रमूज और मामलात जितना वो समझते हैं कोई नहीं समझता। और उन्होंने अपने उस जाती तजुर्बे मुशाहिदे की सूरत में APC की रहनुमाई के लिए अपनी इस जाती राय का इजहार किया है कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, और APC ने उनकी उस तकरीर को अपने इलामिये में मुकम्मल तौर पे शामिल किया है। लिहाजा जो राय आपने APC के रहनुमाओं के सामने पेश की थी वो APC के डिक्लेरेशन में मुकम्मल तौर पे रिफ्लेक्ट हो रही है। लिहाजा वो पूरी APC की आवाज बन गई है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि ये पूरी क्लिप नहीं दिखाई गई है, पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई है। इसी वीडियो में सर आपने ये भी कहा कि कौमी इदारों पर इस तरह के इल्ज़ामात कौमी सलामती के लिए अच्छे नहीं हैं, और सर वही सारे इल्ज़ामात और वही कौमी इदारों पर बातें नवाज शरीफ साहब ने अपनी उस तकरीर के दौरान किए थे। उन्होंने उस तकरीर में कौमी इदारों के लिए कहा कि वो मजबूत मुसल्लह हैं, और उन्होंने गिनवाया कि उनकी हुकूमत के दौरान उन्होंने मुसल्लह अफवाज को मजबूत करने के लिए कितने इकदाम किए हैं। जिस बात की उन्होंने निशानदेही की है वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की उन पॉलिसीज की है जिसके हम सब नाकिद हैं। आज देखिए, कन्वेंशन लीग जब पाकिस्तान में बनाई गई, वो कन्वेंशन लीग कहाँ गई है? जब पाकिस्तान में काफ लीग बनाई गई, 2002 में इंतखाबात में धांधली की गई, तो आज वो काफ लीग का नामो निशान नहीं है जो इतनी शान और शौकत से हुकूमतें बनाई गई थी। इसी तरह 2018 के इंतखाब जो कुछ हुआ वो भी हर शख्स जानता है क्या हुआ, और उन्होंने यही कहा है कि अब हमें इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए, पाकिस्तान को एक प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम की तरफ लौटाना चाहिए जो कायदे आज़म का विजन था, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, जहाँ पर मीडिया का गला ना घूंटा हो। नहीं ऐसा इकबाल साहब, सर अभी आपकी बात से क्या तासुर मिल रहा है सर? क्या आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो बिगाड़ है, जो कुछ मामलात हैं, उसके जिम्मेदार कौमी इदारे हैं? सर आप ये कहना चाह रहे हैं? कौमी इदारे का नाम नहीं लिया, मैंने ये कहा है कि इस मुल्क के अंदर एक रविश रही है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट, जिसका एक बहुत आपको पता है कि दायरा है, और हमारा उसकी जो मदाखलत से मुल्क के निज़ाम में जो खलल हुआ है, अब वक्त है कि हम सब स्टेक होल्डर्स, चाहे सियासतदान हैं, चाहे जजेस हैं, चाहे जनरल्स हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब मिलकर बैठ के पाकिस्तान को 1973 के आइन के मुताबिक चलाने के लिए एक ज़ाब्ता अखलाक पर मुत्तफिक हों। अगर नहीं होंगे तो जैसे 72 साल से हम गर्दाब में फंसे हुए हैं, इसी में फंसे रहेंगे। हमें इस तरह अब जो जुमलेबाजी करके एक दूसरे को नीचा दिखा के अगर शाम का टॉक शो बनाना है वो अलग बात है, लेकिन जो इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, मुल्क की खारजा सूरत हाल है, 72 साल हमने कश्मीर के लिए इतनी जंगें लड़ी, हमने कश्मीर के लिए इतनी कुर्बानियां दी, आज उस कश्मीर का डाउनफॉल हो गया है, कौन उसके लिए जवाबदेह है? आज पाकिस्तान की मईशत का ये हाल हो गया है, कोई इसके लिए जवाब देने वाला है? क्यों भारत को जुर्रत हुई कि वो कश्मीर को इतनी आसानी के साथ हड़प कर जाए? इसलिए कि उसने पाकिस्तान को कमजोर तस्वर किया। 72 साल में इतनी हुकूमतें आई, कमजोर आई, मजबूत आई, कभी भारत ने ये रेड लाइन क्रॉस नहीं की थी। तो ये मामलात आज हर पाकिस्तानी को एक संजीदा दावत फिक्र देते हैं। हमें एक दूसरे पे उंगलियां उठाने की बजाय ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क को अब हम आईनी बुनियादों पे, उन हुकूमतों पर भी आप ऐसे इल्जामात लगाते थे सर, इदारों पर भी ऐसे इल्जामात लगाते थे। शॉर्टली जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। एहसन साहब, इसके ऊपर सर जो पिछली हुकूमतों पर भी तो यही इल्जामात लगता था ना कि उनके पीछे भी वही कौमी इदारे हैं जो आज जिनके ऊपर आज इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं आपको फिर कहूंगा कि बजाय बहस को हम जुमलेबाजी की नजर करें या रेटिंग की नजर करें, इस वक्त पाकिस्तान की बका का सवाल है। हमारा निजाम गिर चुका है, हम एक गर्दाब में फंस चुके हैं। हमें संजीदा तरीकों से इन मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। आज हम 30-30 साल अपनी जिंदगी के लगा के इस खलिश के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत आगे नहीं बढ़ी।
जब मैं 1993 में पहली दफा MNA बना था, आज मैं ये नहीं कह सकता कि 2020 में ये जमहूरी अमल 1993 से ज्यादा मजबूत हुआ है। क्यों उन्हें मजबूत नहीं हो सका? क्या सियासतदान ने मजबूत नहीं होने दिया? ये तो उसका अपना अमल है, वो तो इसकी मजबूती चाहेगा, तो फिर क्यों मजबूत नहीं हो सका? ये मजबूत ना होने की वजह से मुल्क आज उसकी मईशत भी बर्बाद है, क्योंकि मईशत, सियासत और दिफा तीनों का चोली दामन का साथ है और हमें इन तीनों को बैलेंस करना है। डेवलपमेंट को, डेमोक्रेसी को और डिफेंस को अगर हम सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तो हम मुस्तकबिल में उन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते जो हमारी तरफ आ रहे हैं। ठीक है एहसान इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम मौजूद थे। हैदर वहीद साहब गुफ्तगू सुन रहे थे आप एहसान इकबाल साहब की। मैंने वो नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की जो बात वज़ीर आज़म साहब ने की है उस पर भी मैं डिस्कस कर रही थी। तो सर इससे पहले भी एक लेटर लिखा गया था गवर्नमेंट की जानिब से, तो वहाँ से पता ही चला कि नवाज शरीफ साहब तो वहाँ के शहरी हैं, मासूम शख्सियत हैं। अब एक बार फिर ये कोशिश की जा रही है, कमेटी बना दी गई है, ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। क्या ऑप्शंस हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए हुकूमत के पास? देखिए, बहुत महदूद ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है वो यूके के साथ नहीं है, जिसके मायने ये हैं कि कोई कंपल्शन यूके को नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब को एक्सट्रेडाइट करें। ये डिस्क्रेशन बेशक यूके हुकूमत के पास नेवरदलेस है कि अगर वो चाहें तो एक्सट्रेडाइट कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक्सट्रेडाइट जो है वो ऐसे मुल्क को अमूमन कभी नहीं करते कि जहां पे डेथ पेनल्टी हो और जहां पे एक सियासी लीडर को जो है एक्सट्रेडाइट करने का कहा जा रहा हो। एक और बात जहन में रखिएगा कि अगर ये जहां तक एक्सट्रेडिशन की बात है, 99% जो है यूके एक्सट्रेडिशन को जहां उनका डिस्क्रेशन हो और ट्रीटी ना हो तो मना करता है। इसमें भारत का भी एक एग्जांपल है जहां पे एक्सट्रेडिशन 15 सालों में शायद एक हो पाई है यूके की तरफ से। तो मेरे ख्याल से ऑप्शंस बेइंतहा महदूद हैं। इंटरपोल यहाँ तक के सियासी शख्सियत नवाज शरीफ साहब की होने की वजह से शायद वारंट भी ना जारी करे, और मेरा नहीं ख्याल कि एक्सट्रेडिशन मुमकिन हो पाएगी। खालिद साहब, ये शोशे छोड़े क्यों जाते हैं जब कुछ हो नहीं सकता? तो देखें जी, मुझे महसूस ये होता है कि हुकूमत को ये लगता है कि ये बात बिल्कुल तय है, उसको किसी अंदाज में ये डिनाई नहीं कर सकते कि नवाज शरीफ के बाहर जाने के नोटिफिकेशंस उन्होंने जारी किए। पहला नोटिफिकेशन जो है वो मशरूत रखा, उसमें लगभग 7 अरब रुपए का वो श्योरिटी बांड चाहते थे, उसको वेव ऑफ कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में फिर जो नोटिफिकेशन है वो भी वजारत दाखिला ही ने जारी किया, और उसमें ये चीज़ शहबाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग की सूरत में मौजूद है कि नवाज शरीफ 4 हफ्ते में या जब उनको डॉक्टर्स अलाउ करेंगे उस वक्त आएंगे। अब डिस्प्यूट जो है वो डॉक्टर्स के अलाउ करने पे और नवाज शरीफ साहब के सेहतयाबी के हवाले से जो है वो है उठाया जा रहा है, और उसमें लगता यूँ है एक तो प्रेशराइज करना मकसूद भी है कि नवाज शरीफ को जो है वो अंडर प्रेशर लाया जाए और बताया जाए। जो मैं तजियाकारों से, कानूनी माहिरीन से आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स ही यूज़ किए जा रहे हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शंस मौजूद है नहीं ऐसा कुछ खास। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमान साहब का। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपको। मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों पर तहकीकात हो रही हैं और उन्हें कानून के मुताबिक मौक़िफ़ मालूम करने के लिए नैब खैबर पख्तूनख्वा बुलाया जाएगा। देखते हैं कि नैब के बुलावे पर मौलाना जाते हैं या नहीं। कल मेरे शो में अताउर रहमान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर मौलाना साहब को बुलाया गया तो कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर एहतजाज करेंगे। इस पर मैं मौलाना अताउर रहमान साहब से ही बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तारिक आफाक ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मैं केस के बारे में जान लेती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तारिक साहब बताइएगा ज़रा। देखिए किरण, बात तो यही थी कि इससे पहले जो आपने एक मीडिया ही के ज़रिए खबर नशर हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि मौलाना फजलुर रहमान को भी तहकीकात का सामना है और जो गैर कानूनी असासे हैं उनके उस हवाले से उनको तलब किया गया है, उनको नोटिस जारी किया गया है। तो कल जब आपके प्रोग्राम में मौलाना तौर रहमान साहब ने यह कह दिया था कि उनको कोई नोटिस नहीं मिला और ना नेब ने कोई नोटिस भेजा है, तो इसी सिलसिले में आज मैंने जो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के हेड ऑफिस में
एक आला अहदेदार से, उनसे मेरा रब्ता हुआ था और उनसे मैंने यही पूछा था कि क्या आपकी तरफ से मौलाना फजल रहमान को तलब किया गया है, उनको कोई नोटिस जारी किया गया है? तो उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कह दिया था कि हमने कोई नोटिस जारी नहीं किया, हमने उनको कोई तलब नहीं किया। तो अब उससे जो ना मौलाना तो रहमान की उस बात की तस्दीक तो हो गई है कि अभी तक मौलाना फजल रहमान को किसी किस्म का नोटिस जारी नहीं हुआ ये गैर कानूनी असासों की तहकीकात के हवाले से। लेकिन उसी के बाद जो ना जो कौमी एहतसाब ब्यूरो के तर्जुमान थे, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि नोटिस जो तो जारी नहीं हुआ, लेकिन उनको आमदन से ज़्यादा असासों की जो इल्ज़ामात हैं उनके हवाले से उनकी तहकीकात जारी है। इस सिलसिले में जब मैंने दोबारा बात की, जो हमारे ज़राए थे उनसे पूछा, तो उन्होंने भी ये कहा कि मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है, तहकीकात है, वो चूँकि इस वक्त इब्तदाई मराहल में है, तो इब्तदाई मराहल के बाद फिर जब मौका मिलेगा और उनको कानून के तहत उनको तलब किया जाएगा और उनको नोटिस जारी किया जाएगा। तो इससे तो ये वाज़ेह हो गया है कि एक तो मौलाना फजल रहमान को अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ नेब की जानिब से, लेकिन ये बात हतमी है कि उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं और जो उनके गैर कानूनी असासे हैं। अब गैर कानूनी असासों की नौइयत क्या है, इसके हवाले से जब हमने उनसे इस्तिफ़ार किया तो उन्होंने कहा कि अभी ये बताना जो है ये कबल अज़ वक्त होगा कि मौलाना फजल रहमान के असासे कौन से नहीं नोटिस जारी किया गया, लेकिन बहरहाल ये इल्ज़ाम भी आ रहा है और तहकीकात भी इस पर हो रही है, होगा और बुलाया भी जाएगा। मैं ज़रा अताउर रहमान साहब की कल की बात सुनवा देती हूँ, फिर साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे आगे। में अगर जुर्रत है तो जमीयत उलमा इस्लाम को हाथ डाल के दिखा दें। मैं फिर चैलेंज करता हूँ, आपकी वसातत से करता हूँ, हम इतने कच्चे चने नहीं हैं, ये लोहे के चने हैं और इन्होंने जो कुछ किया DI खान में, ये इन्होंने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाला है। अब तो हमने फैसला ये किया है कि आइंदा अब उसके बाद सूबाई सतह पर हम एहतजाज करेंगे और बजाय इधर उधर करने के हम सीधा कोर कमांडर के घर के सामने एहतजाज करेंगे पेशावर में। अताउर रहमान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर मौलाना साहब पर नैब को इल्ज़ाम लगा रहा है, सर मनी ट्रेल पेश कर दें, बता दें कोई जायदाद है या नहीं है, अगर है तो कहाँ से आई है। सर, इसमें एहतजाज करने वाली क्या बात है? गुजारिश ये है जी कि जब भी सियासी उफक पर मौलाना साहब के कुछ फैसले ऐसे आते हैं, जैसे अभी गुज़श्ता दिनों APC हुई और APC में तमाम अपोजिशन पार्टियां मुत्तहिद नज़र आईं और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का पैगाम कौम ने सुना, फिर मौलाना साहब की गुफ्तगू भी सुनी, तो अब उसके फ़ौरन बाद कोई ऐसी चीज़ मौलाना साहब के साथ नथी कर देना या इस तरह के नोटिस की खबर उड़ा देना, ये मैं समझता हूँ कि मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की गई और मीडिया में ये बात उछाल दी गई कि खुदा न खास्ता मौलाना साहब को कोई नोटिस मिला है। मैंने तो कल भी आपसे गुजारिश की थी कि गुज़श्ता 5 साल दौरे हुकूमत भी यहाँ तहरीक इंसाफ का रहा है और इस वक्त भी मुल्क में और हमारे सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो गुज़श्ता 7-7.5 सालों से अगर मौलाना साहब की तहकीक नहीं की इन्होंने, तो ये क्यों सोए हुए थे? और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, कभी डीज़ल का इल्ज़ाम, कभी बगलों का इल्ज़ाम, कभी वजारतों का इल्ज़ाम, कभी पैसों का इल्ज़ाम, कभी इस तरह के इल्ज़ामात लगाने का मकसद क्या हो सकता है कि 7 सालों में इनकी कोई तहकीकात मुकम्मल नहीं हो रही और अब भी ये मीडिया ट्रायल है। यही तो मैं कह रही हूँ कि इस ट्रायल को आप लोग रोक सकते हैं, इस बात को आप ख़त्म कर सकते हैं, मनी ट्रेल पेश कर दें। सर, इसमें एहतजाज की और इसमें इतना गुस्सा करने वाली सर क्या बात है? ऐसा है कि हमारे जमाती साथियों को गिरफ़्तार किया गया है डेरा इस्माइल ख़ान में, जब हमने मौलाना साहब के बल्कि हमारे तहसील पहाड़पुर के अमीर को बिला वजह गिरफ़्तार किया गया और उस पर जब पहाड़पुर तहसील में एहतजाजी मुजाहरा हुआ तो हमारे साथियों के ख़िलाफ़ पर्चे काटे गए, कुछ को घरों से उठाया गया, कुछ के अजीज़ व अकारिब को उठाया गया। तो उस पर फिर अगले दिन हमने डेरा इस्माइल ख़ान में एहतजाजी मुजाहरा किया, वहाँ पर भी 300 आदमियों के ख़िलाफ़ पर FIR काट दी गई
और उसमें उन्होंने फिर से हमारे जिम्मेदार अताउर रहमान साहब, सर कल आपने प्रोग्राम में कहा था कि नैब में इतनी जुर्रत नहीं है, लेकिन सर अब तो ये कंफर्म हो गया है ना कि जुर्रत कर गया है नैब, बुलाया जाएगा मौलाना साहब को सर? कब बुलाया जाएगा सर? जाएंगे मौलाना साहब? नहीं, कब बुलाया जाएगा, तारीख देना। सर नैब ने ये कहा है कि तहकीकात हो रही हैं और उसके बाद बुलाया जाएगा, तारीख नहीं दी है अभी। वो ये पिछले, मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, पिछले 7 साल से तहकीकात हो रही हैं, तो कब बुलाया जाएगा बताएं ना, कोई तारीख दें। सर अगर बुलाया जाएगा तो जाएंगे मौलाना साहब। अगर नहीं, अगर की बात मत करें, मुझे तारीख बताएं कि कौन सी तारीख को बुला रहे हैं। सर वो आपको नैब बता देगा, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि मौलाना साहब जाएंगे नहीं जाएंगे? अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ, अगर ये हो सर गया, नैब ने कहा है कि बुलाएंगे। सर ये मीडिया वालों की बातें नहीं है, नैब कह रहा है कि बुलाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि बुलाएंगे? ये तो बात की बात है, नोटिस तो भेजें। इनमें इतनी जरूरत ही नहीं है कि मौलाना को नोटिस भेज सके। सर आज नैब ने कंफर्म कर तो दिया कि तहकीकात हो रही हैं, बुलाया जाएगा मौलाना साहब। तो जरा बताए ना, पिछले 7 साल से तहकीकात हो रही हैं, हम कोई आज तो नहीं है हुकूमत के खिलाफ। हमने तो 15 मिलियन मार्च पिछले 2 सालों में किए हैं, 2.5 सालों में। हमने तो आज़ादी मार्च किया है। हमने तो पिछले दिनों 7 सितंबर को पेशावर के दिल में एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है जो पूरे मुल्क में इससे पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने कभी नहीं की। सही, ठीक है सर, यानी कि आप इंतजार करें कि पहले ये 7 साल की तहकीकात और फिर मजीद पहले आपको नोटिस भेजा जाए, फिर आप लोगों की जानिब से ये डिसाइड किया जाएगा कि करना क्या है, मौलाना साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे। लाजमी बात है, हमें यकीन है कि नोटिस नहीं भेज सकते। ठीक है सर, फिर जब नोटिस आता है तो फिर उसके बाद मजीद फिर आपसे बात होगी। बड़ा कॉन्फिडेंस है आपके पास सर, इतना एतमाद, किस चीज का नोटिस भेजेंगे? नहीं नोटिस आएगा, किस चीज का नोटिस भेजेंगे? सर कह तो रहे हैं आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात हो रही हैं। हमारे पास कुछ है ही नहीं, नोटिस किस चीज का भेजेंगे? सर इसीलिए तो हम एतमाद के साथ कहते हैं, मैं इसीलिए तो एतमाद के साथ बात कर रहा हूँ कि मुझे नोटिस बताएं तुसी किस चीज का नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है अताउर रहमान साहब, अगर इन्होंने नोटिस भेजना हो, अगर इन्होंने नोटिस भेजना है तो मैं इनको बंदे बताता हूँ। परवेज खटक को फिर जेल में होना चाहिए था, अलीमा खान को जेल में होना चाहिए था, अलीम खान को जेल में होना चाहिए था, जहांगीर तरीन को जेल में होना चाहिए था। उनको क्यों नोटिस नहीं भेजते जो ऑलरेडी साबित हो चुका है उनके खिलाफ? ठीक है अताउर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम मौजूद है, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी नाज़रीन, और मीशा शफी के ऊपर अब मुकदमा दर्ज हो गया है, इस पर बात करनी है। वेलकम बैक वंस अगेन जी। गुलकार अली ज़फ़र के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने पर गुलकारा मीशा शफी समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इफ़त उमर साहिबा भी इसमें शामिल हैं, अली गुलपीर भी इसमें शामिल हैं। अली ज़फ़र ने FIA को दरख्वास्त दी थी कि गुलकारा मीशा शफी ने, क्योंकि उन पर हिरासानी का इल्ज़ाम लगाया और फिर उसके बाद सोचे समझे मंसूबे के तहत मुहिम चली और जाली अकाउंट्स के ज़रिए उनकी किरदार कुशी की गई, तो अब ये मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अमरीन, जो कि अली ज़फ़र साहब की वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीन आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि बशमूल मीशा शफी, इफ़त उमर साहिबा, अली गुलपीर, 9 अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अगर ये तमाम लोग माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या ये मुकदमा ख़त्म करवाएंगे या फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स की तरफ जाएंगे आप लोग? अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात ये कि ये जो आप कह रही हैं कि माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ी की बात नहीं रह गई अब। ये बात इस बात पे ये जो एलिगेशंस लगाई गई थी, जो साइबर क्राइम किया गया था, इसका एक अंजाम यही होना था। और हम लोग 2 साल के बाद, हमने एप्लीकेशन 2018 में दी थी और फाइनली 2 साल के बाद हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है, जहाँ पे FIA ने इसको टेकअप किया है और इनको नोटिस गए हैं। जब इन्होंने नोटिस पे या तो प्रॉपरली रिप्लाई नहीं दिया या ये लोग आए नहीं हैं, तो फिर ये FIR हुई है
और इवेंचुअली इस बात पे हम लोग, जहाँ तक अली जफर और उनकी टीम की बात है, जितनी देर तक ये चीज जो कहते हैं ब्लैक और व्हाइट में नहीं आ जाएगी कि अली जफर के ऊपर ये इल्जाम गलत लगाए गए, जानबूझ के लगाए गए, एक कंस्पिरेसी की वजह से लगाए गए और इसको प्लान करके एक प्लान स्मेयर कैंपेन शुरू की गई, तब तक तो हम पीछे नहीं हट रहे। सही, यानी माफी मांगी जाए या और रिटर्न में ये सारी चीजें आए हैं सामने कि जो भी कुछ किया गया है, ये मुहिम जो की गई है वो जाली की गई है, प्री प्लान की गई है, ये कह रही हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अमरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी नाज़रीन ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।